आचार्य श्री नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती द्वारा रचित श्री कुमार जी जीवकांड ग्रंथ है और इसमें योग मार्गणा प्ररूपणा चल रही है, जिसमें संचय और संख्याएं जो है वह विषय दोपहर का चल रहा है। जो सामान्य से शिविर का सिस्टम है वो इसी प्रकार का रहता है कि सुबह का विषय शाम के समय कंटिन्यूस चलता है और दोपहर का अलग चलता है। और दोपहर का अलग होने पर भी जैसा सुबह और शाम का प्रकरण थोड़ा सा सरल होता है, उससे ये थोड़ा सा कठिन होता है। तो अगर आपने पिछली जो 2 क्लासेस अटेंड की है और आपको लग रहा होगा कि अरे ये क्या चल रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो आप निराश नहीं होइए। ये भी विषय है आगम का। और जितना समझ में आ रहा है, पहली बार में जितना परसेंट समझ में आया, अगली बार पढ़ेंगे उसमें और विशेष जानने को होगा, समझ में आएगा। तो सभी चीजों से कुछ न कुछ समझकर हमें लाभ ही होता है और बहुत ही रुचिकारी विषय है। तो इसे धैर्य रखकर आप लोग समझें, इस प्रकार का भाव है। तो इसमें हमने लास्ट टाइम समय प्रबंध का जो बंटवारा है वह देखा था। किस प्रकार से उत्कृष्ट संचय होता है, थोड़ा सा 2-5 मिनट में रिवाइज करके हम आगे का जो है उसको समझते हैं। तो क्या देख रहे थे यहाँ पर कि किस प्रकार से जो 5 शरीर है उनमें कैसा उत्कृष्ट संचय होता है, कब होता है। तो उसके लिए एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट क्या बोला था, उत्कृष्ट स्थिति। जो जो 5 शरीर है उनकी जो उत्कृष्ट स्थिति है उसके अंतिम समय में उत्कृष्ट संचय होता है। फिर वह जो उत्कृष्ट संचय होता है तो उसका कारण क्या क्या बनते हैं। तो उसमें 6 कारण बताए थे। कौन कौन से 6 कारण बताए थे? तो भवाधा बताया था, आयु, योग, संक्लेश, अपकर्षण, उत्कर्षण, ऐसे करके ये 6 पॉइंट्स बताए थे, जिनके आधार से जो उत्कृष्ट संचय है वो वेरिएशन उसमें आते हैं, यानी ये फैक्टर है जो कि उत्कृष्ट संचय में निमित्त बनते हैं। सारे छयों की छयों हर एक शरीर में उपयोग में आएंगे ऐसा जरूरी नहीं है। नहीं, जैसे 6 फैक्टर है तो संक्लेशता, अपकर्षण, उत्कर्षण औदारिक शरीर में लगेगा क्या, तो सभी चीजें लगेंगी ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन ये 6 जो है ये उत्कृष्ट संचय में निमित्त बनते हैं। फिर ये संचय जो है इसमें हमने किस प्रकार से हम ग्रहण करते हैं, कैसे बंटवारा होता है, वो मैकेनिज्म हमने देखा था। एक समय प्रबंध का बंटवारा कैसा होता है, तो उसमें हमने गुणहानि आयाम, समय प्रबद्ध, नाना गुण हानि, अन्योनाभस राशि, निषेखार, ये सब देखा था। और हमने एक पिरामिड वाली संरचना देखी थी कि किस तरह से एक समय में बंधा हुआ जो समय प्रबद्ध है, कोई सा भी आप ले लीजिए, कर्म का लें या नौ कर्म का, औदारिक वैक्रिक आदि जो शरीर है वो जो बटेगा तो वो किस प्रोसेस से, किस प्रक्रिया से बटता है। तो उसके लिए जो द्रव्य है वो कैसा देखा हमने, डिक्रीजिंग ऑर्डर में बटता है, यानी पहले समय में जो बटा है वो ज्यादा बटा है, दूसरे समय में उससे कम बटा है, उसके बाद तीसरे समय में उससे कम, चौथे में उससे कम, इस प्रकार कम कम करते करते हुए जितना समय का हमने उसका स्पैन लिया है, उदाहरण लिया है, उसमें कम कम होते हुए अंतिम समय तक जाता है। इस प्रकार से कहीं पर भी देखोगे आप तो स्थिति में जो द्रव्य का बंटवारा है वह गुण हानि रूप से इस प्रकार से बटेगा। फिर उसमें एक निश्चित समय पर जाकर वह द्रव्य आधा होगा, निषेक आधा होगा, तो वो गुण हानि है। और चय रूप से वो डिक्रीज होते हुए व्यवस्थित तरीके से द्रव्य बढ़ता है। अब ये जो द्रव्य बटा है इसका संचय होता है ना, ये कैसे संचय होता है, तो इसका मैकेनिज्म औदारिक आदि शरीरों में अलग है और कार्माण शरीर में अलग है। उसके लिए क्या बताया था कि कार्माण शरीर जो है उसमें क्या होता है, कर्म में आबाधा होती है। जो कार्माण शरीर है उसमें क्या होता है, आबाधा होती है। तो वो जो आबाधा होती है वहां पर कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है और उसके बाद से निषेकों का बंटवारा होता है और वो कंटिन्यूस होगा। ऐसे नहीं होगा कि 5 समय बंटवारा और उसके बाद बंटवारा नहीं हुआ है, तो कंटिन्यूस जितनी स्थिति है वहां तक उसका पूरा बंटवारा होगा।
और औदारिक वैक्रियक आदि जो दूसरे शरीर है उसमें कैसा होता है, तो उसमें उसकी जितनी स्थिति है उतने तक ही बंटवारा होगा। फिर उसमें हमने ये देखा था कि जितनी स्थिति बचती है, जैसे कि औदारिक शरीर है, मनुष्य की आयु 100 वर्ष है, तो 1 साल उसके जीवन का बीत गया, अभी वो समय प्रबंधक ग्रहण कर रहा है, तो वो कितने समयों में बटेगा, तो वो 99 साल में बटेगा। जितने उसके जीवन के समय शेष रहे हैं उतने में जाकर के वो बट जाएगा। तो इस प्रकार से दोनों में बंटवारे का जो है वो अंतर आता है। फिर हमने उत्कृष्ट संचय जो है औदारिक शरीर का, उसको देखा था। उसके जो पॉइंट है उसको एक बार अपन रिवाइज करके, जो 3 पॉइंट्स अपने योग स्थान से रिलेटेड थे उनको हम वापस से देखेंगे, और फिर आगे जो है वैक्रिक आदि शरीरों का संचय उसको हम देखेंगे। तो औदारिक शरीर का उत्कृष्ट संचय जो है वह कैसे बताया था, किसके बताया था, तो उसके लिए सबसे बड़ा फैक्टर होता है कि जितना हमको संचय करना है उसके लिए उसकी जो आयु है वो सबसे लंबी होनी चाहिए। तो औदारिक शरीर के किस किस को होता है, तिरंच और मनुष्यों को। तो उसमें से तिरंच हो या मनुष्य हो, कोई भी हो, भोग भूमि वाले जीवों की आयु जो है वो 3 पल्ले की मैक्सिमम होती है। तो देवगुरु उत्तर गुरु वाले जो जीव है उनको लिया, उनकी 3 पल्ले वाली कोई जीव, उसको फिर सबसे पहले क्या फैक्टर दिया उसमें कि योग स्थान जो है हमको जितना जहां जहां वो मैक्सिमम कर सकता है उसको हमको ज्यादा करवाने हैं जीव के। वह खुद करेगा ऐसा नहीं है, लेकिन किसके पाए जाएगा, तो जिसके ये सारी कंडीशंस मिलेगी ना। जैसे कि इन्होंने योग में एग्जांपल दिया था कि ठंडा लोहा है, लोहे का गोला है, तो वो पानी सोखेगा क्या, वो पानी नहीं सोखेगा। फिर वो गर्म किया हमने, तो वो कैसा पानी, कितना गर्म है उतना वो पानी सोखेगा। तो ऐसे जितना ज्यादा उसका योग स्थान होगा उतना ज्यादा वो जो नौकर्म के औदारिक आदि शरीर के वर्गणाएं हैं उनको वह संचय करेगा, ग्रहण करेगा। तो यहाँ पर योग स्थान जो है जीव के जीवन में किस प्रकार से पाए जाते हैं, ये 3 तरह से बताए थे। योग स्थान क्या होता है, तो जीव के आत्म प्रदेशों में परिस्पंदन होता है, और वो जो परिस्पंदन है वो अलग अलग शक्ति का पाया जाता है, कम ज्यादा शक्ति का पाया जाता है। तो वो जो वाइब्रेशन सब मिलाकर के एक उसका जो स्थान बना उसको योग स्थान कहा है। तो कम योग, कम वाइब्रेशन, कम योग रहेगा तो कम प्रदेशाग्र को, कम वर्गणाओं को संचय करेगा, कम को अट्रैक्ट करके बांधेगा, और ज्यादा योग होगा तो ज्यादा को ग्रहण करेगा। ये कॉन्सेप्ट है। अब वो जो जीव के इसमें योग स्थान किस प्रकार से पाए जाते हैं, कितनी शक्ति है, तो शक्ति के अकॉर्डिंग उसका 3 तरह से डिवीजन बताया है। एक जन्म के पहले समय में जो योग की शक्ति पाई जा रही है, किस प्रकार के उसके स्थान पाए जाएंगे, उसको कहा था उपपाद योग स्थान। फिर जन्म के दूसरे समय से जब तक वह पर्याप्त नहीं हुआ है तब तक का नाम है एकांतानुवृद्धि। यानी यहाँ पर जो दूसरा समय है तब से लेकर के जब तक पर्याप्त नहीं हुआ तब तक के योग उसके बढ़ते जाएंगे, उसका जो शक्ति है वो बढ़ती जाएगी। तो वह जितना समय तक वह पर्याप्त है तब तक एकांतानुवृद्धि योग स्थान है, नियम से वो एकांतानुवृद्धि है ना, उसका बढ़ना है, एकांत से वृद्धि बढ़नी है उसकी। फिर जो परिणाम योग स्थान है तो उसका जब से वह पर्याप्त हुआ तब से लेकर जीवन काल के अंतिम समय तक ये परिणाम योग स्थान चलना है। और ये जो योग स्थान है ये बाकी के जो दोनों है उपपाद और एकांतानुवृद्धि, उससे असंख्यात गुणा इसमें शक्ति पाई जाती है। यानी पर्याप्त अवस्था में जीव के पास जो योग को होने की शक्ति है और उससे जो प्रदेशाग्र को अट्रैक्ट करने की, ग्रहण करने की शक्ति है वो ज्यादा होती है। तो इस तरह से 3 प्रकार से योग स्थान पाई जाती, शक्ति पाई जाती है। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे, जो ऋजु गति से क्यों उत्पन्न कराया, कि ऋजु गति में जीव रहता है तो अनाहारक होता है, नहीं सॉरी, विग्रह गति में होता है तो वह अनाहारक होता है ना, औदारिक शरीर को ग्रहण ही नहीं करेगा। तो हमें चाहिए कि जब से वो जन्म लिया तब से वो लेना शुरू कर दे, संचय शुरू कर दे। तो इसलिए बिना मोड़े वाली गति ली, उसको लिया है। तो ऋजु गति यानी क्या होता है, बिना मोड़े वाली गति। फिर
क्या करना है? उत्कृष्ट वृद्धि से बड़े हुए उत्कृष्ट योग स्थानों का बहुत बार ग्रहण किया। ये सामान्य स्टेटमेंट है कि उसके जीवन काल में बार बार वो जो योग हो रहे हैं तो वो ज्यादा शक्ति वाले हुए, जिससे उसके ज्यादा संचय हुए। फिर सबसे लघु अंतर मुहूर्त काल द्वारा पर्याप्त हुआ, यानी इसमें जो एकांतानुवृद्धि का जो काल है उसका, वो जो काल लेंगे वो कैसा रहेगा? वो छोटा रहेगा। ये छोटा रहेगा तो उसके पास ये वाला जो स्पेन है परिणाम योग स्थान वाला, ये बड़ा आएगा, तो वो ज्यादा शक्ति वाला है, तो उसके पास ज्यादा ग्रहण करने के लिए पॉसिबिलिटी रहेगी। तो इसलिए लघु अंतर्मुहूर्त काल से क्या हो गया? वह पर्याप्त हुआ। फिर वचन योग की शलाका और काल अल्प है। तो शलाका यानी नंबर ऑफ टाइम्स जो वचन योग हो रहा है वो, और काल यानी कितनी देर वचन योग चला, ये दो चीजें। तो वचन योग कम चलेगा तो क्या होगा? जो औदारिक शरीर की निर्जरा है, अपन श्रम बोलते हैं ना, जैसे ज्यादा बोले, थक गए हम, फिर क्या होते हैं, थोड़ी देर सो जाते हैं, तो वो निर्जरा ज्यादा होती है। तो ऐसे ही बहुत ज्यादा आप टेंशन में आ जाओगे, बहुत सोच रहे हो, डिप्रेस हो रहे हो, टेंशन हो रही है, तो उससे भी थक जाता है व्यक्ति, श्रम होता है, निर्जरा होती है। तो कम मन योग और कम वचन योग होना चाहिए। तो काय योग में ज्यादा देर रहेगा, उसका संचय ज्यादा होगा। एक रीजन है, मतलब वो मतलब उसका बहुत एनर्जी जा रही है ना, भले फिजिकल वो कुछ नहीं कर रहा है लेकिन मानसिक बहुत सोच रहा है वो, तो वो थक चुका है, उसका दिमाग थक गया, तो वो भी शरीर का एक अंग ही है ना, एक तरह से देखा जाए, तो वो निर्जरा होती है उसके निमित्त से भी। फिर नखादि छेद यानी कि जो नाखून है इनका भी छेद होगा तो पीड़ा होगी, यानी कटेंगे टूटेंगे तो पीड़ा होगी, तो भी ज्यादा निर्जरा होगी। नहीं, छेद मतलब उसे जैसे टूट जाते हैं ना, वो लग गई आपको, काटोगे तो, कट गए तो मतलब जैसे, हाँ जैसे बाल भी नहीं है। नाखून उखड़ता है तो पीड़ा होती है ना, तो वो जो पीड़ा है उस पीड़ा संक्लेशता के कारण से निर्जरा ज्यादा हो रही है। तो नखादि छेद अल्प है। फिर आयु काल के मध्य कदाचित विक्रिया नहीं की। तो विक्रिया करते हैं तब क्या होता है कि वो निर्जरा ज्यादा होती है औदारिक शरीर की, तो इसलिए विक्रिया नहीं ही की या बहुत अल्प की। फिर जीवितव्य काल के स्तोक शेष रहने पर योग यव मध्य के ऊपर अंतर्मुहूर्त काल रहा। अब यह क्या आ गया? तो योग स्थान जो हमने बताया, योग स्थान का मतलब क्या है कि अलग अलग प्रकार से जीव के योग मतलब प्रदेशों का परिस्पंदन हो रहा है, और वो परिस्पंदन अलग अलग टाइप का है ना, वाइब्रेशन जो उससे मिलकर एक स्थान बन रहा है, तो उसे योग स्थान कह रहे हैं। तो ऐसे अनेक प्रकार के योग स्थान होते हैं। तो जैसे एक इंद्रिय जीव है तो उसके योग स्थान उसके एक ही इंद्रिय है, और उसके जो मनादि नहीं है ना, ये सब चीजें नहीं है, तो उसके निमित्त से उसकी शक्ति ही नहीं है। जैसे हम कर्म का बोलते हैं ना कि एक इंद्रिय कितना कर्म का बंद कर सकता है, तो एक सागर से ज्यादा बंद नहीं कर सकता है। दो इंद्रिय कितना करेगा? तीन इंद्रिय। तो जैसे जैसे उसकी इंद्रिय बढ़ रही है उसकी कर्म बांधने की क्षमता बढ़ रही है। तो पंच इंद्रिय है तो वो 70 कोड़ा कोड़ी बंद कर सकता है, तो उसके पास कैपेबिलिटी ज्यादा है। तो ऐसे ही जो योग है वह एक इंद्रिय से दो इंद्रिय तीन इंद्रिय इनके ज्यादा ज्यादा उस प्रकार से आत्म प्रदेशों में वाइब्रेशन परिस्पंदन पाया जा सकता है। तो जो योग स्थान है वो अलग अलग प्रकार से बताए हैं। अब अपन उसको जो डायग्राम है उसमें देखते हैं। ये जीवों की योग की यवाकार रचना, यव होता है ना, यव इस प्रकार से जो इस बोलते हैं उसको, इस प्रकार का लीफ के आकार का होता है। ये थोड़ा सा ऊपर और इसको ऐसा लंबा करना, यहाँ पर डायग्राम में थोड़ा सा मोटा दिख रहा है, ऊपर के स्थान ज्यादा है। ये बेसिकली एक चार्ट है, चार्ट में एक्स और वाई एक्सिस अपन देखेंगे, तो यहाँ पर जो नीचे लिया है ये जो है ये है समय, और ऊपर जो जा रहे हैं वो क्या है? उसकी इंटेंसिटी स्थान, योग स्थान, यानी कितनी शक्ति का योग स्थान उसको पाया जाएगा। और जो ये नीचे बता रहे हैं एक्स पे, वो क्या बता रहे? वह योग स्थान उसको कितने समय तक रह सकता है,
है ना। जैसे 100 शक्ति वाला योग स्थान, एक अपन उदाहरण ले रहे हैं कि एक रेंज ली हमने 100 से 1000 तक की, अलग अलग तरह से उसकी योग स्थान की शक्ति है। 100 वाली शक्ति है, 101 वाली है, 102 वाली है। तो जो 100 शक्ति वाला योग स्थान है, वह जीव को कितने समय तक रहेगा? एक समय रहेगा, 2 समय रहेगा, 3 समय रहेगा। तो यहाँ बता रहे हैं 4 समय। तो ये 4 समय मतलब मैक्सिमम 4 समय तक रह सकता है, उससे ज्यादा नहीं होगा। उसके बाद डेफिनेटली उसका जो समय है वो चेंज होगा, और कम से कम एक समय। तो ये 4 समय, 5 समय, 6 समय, 7 समय, 8 समय। तो 8 समय तक, यानी कि यहाँ पर जो योग स्थान पाया जा रहा है, उसकी शक्ति मान लो 500 है। तो वो जो 500 शक्ति वाला योग स्थान है, वो कितने समय तक पाया जाएगा? तो वो 8 समय तक पाया जा सकता है, उससे ज्यादा नहीं पाया जाएगा। और कम कितना? एक समय, 2 समय, 3 समय, ये सब इस प्रकार से समय के साथ उसकी योग शक्ति का चार्ट बनाया है। तो वो क्या कह रहे हैं, अब अपन पॉइंट देखते हैं ना, समझ में आया क्या बता रहे हैं? कि अब जैसे ये जो 2 समय लिखा है यहाँ पे ऊपर, तो ये उत्कृष्ट योग स्थान है। तो हमारी रेंज में जैसे हमने 1000 लिया है, कि 1000 से ज्यादा उसकी योग शक्ति नहीं है, इतना उत्कृष्ट योग है। तो ये जो 1000 शक्ति वाला योग स्थान है, इसको कितने समय तक रहेगा? 2 समय, यानी कंटिन्यूस। अभी मुझे 1000 शक्ति वाला योग हुआ, और अगले समय फिर से एक बार हो गया। अब डेफिनेटली तीसरे समय में मेरा योग चेंज हो जाएगा, वो 2 समय से ज्यादा मुझे नहीं रहेगा। तो ये इस तरह से योग स्थान का समय के साथ चार्ट बनाया है, जिसको कहते हैं यवाकार रचना। जीव के योग स्थान की यवाकार, यवाकार समझ रहे हैं? यवाकार जो के आकार का। तो अभी क्या पॉइंट बता रहे हैं, अब अपन पॉइंट देखते हैं यहाँ पर। तो जीवितव्य काल के स्तोक शेष रहने पर, जीवितव्य काल के स्तोक यानी कि उसका जो जीवन है 3 पल्ले का, तो 3 पल्ले में अब बस आयु का अंत समय आ गया है उसका ना, लगभग आखिरी दिन या आखिरी के 6 महीने, इस तरह से ले लो। तो जीवितव्य काल के स्तोक यानी थोड़ा शेष रहने पर योग यव मध्य के ऊपर अंतर मुहूर्त काल रहा। तो योग यव मध्य यानी ये जो रचना है यवाकार की, ये इसमें यव मध्य है, ये योग यव मध्य, ये 8 समय वाला। अब इसके सारे ऊपर जो है वो ज्यादा ज्यादा योग शक्ति वाले योग हैं। तो उनका ये कहना पड़ रहा है कि इसी के किसी 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 योग को उसने, जो ऊपर ऊपर के स्थान वाले हैं, अंतिम अंतर मुहूर्त तक उसको ये वाले योग स्थानों में से योग हुए। भाव क्या निकला इसका, कि जो उसका अंतिम अंतर मुहूर्त है, जो ज्यादा योग इनमें से, चूंकि वो जो उत्कृष्ट योग है वो तो 2 ही समय कर सकता है, जो सबसे ऊपर वाला है। उसके नीचे के भी बहुत सारे योग है ना, वो एक उत्कृष्ट नहीं है, लेकिन फिर भी वो काफी संचय होगा उसमें भी। तो वो वाले योगों को वो उनको उसी स्थानों में वो अंतर मुहूर्त तक रहा, यानी अंतिम अंतर मुहूर्त में उसने ज्यादा से ज्यादा वाले योग किए, योग स्थान वाले। समझ में आया नीलिमा जी पॉइंट? ठीक है। तो ये इसका पॉइंट बताया, अंतिम जीव गुण जीवितव्य काल के स्तोक शेष रहने पर योग यव मध्य के ऊपर अंतर मुहूर्त काल रहा। फिर है अंतिम जीव गुणहानि स्थानांतर में आवली के असंख्यात्व भाग प्रमाण काल तक रहा। अब ये जो है, ये अलग रचना होगी, यहाँ नहीं बताई है। इसको कर्म कांड जी का जो अपना दूसरा शिविर लगेगा उसमें अपन समझेंगे। तो उसका कॉन्सेप्ट भी यही है, सिमिलर है ना। वो ये जो चार्ट बनाया है, ये काल और स्थान का बनाया है। वो जो चार्ट बनेगा वो जीव संख्या और योग स्थान का बनेगा, वो भी चार्ट ही है। तो उसमें इनका कहना पड़ रहा है कि आवली के असंख्यात भाग प्रमाण काल तक रहा। इसी डायग्राम में अपन देख लेते हैं उसको, कि जैसे ये बता रहे हैं कि यहाँ पर अंतर मुहूर्त काल जो है जीव इसमें रहा, है ना। तो जो जीव गुणहानि वाला जो चार्ट बनेगा, उसमें भी जो उत्कृष्ट उत्कृष्ट योग है, उसका जो आवली का अंतिम असंख्यात भाग है, वो वाले स्थानों को इसने किया। यहाँ पे आवली का असंख्यात भाग लगा लेना। तो बेसिकली अंतिम अंतर मुहूर्त है, उसमें इनमें से योग यव मध्य के ऊपर के स्थानों को किया, और जस्ट लास्ट आवली का असंख्यात भाग समय जो है, यानी एक आवली भी नहीं, उसमें जो है और ऊपर ऊपर के उसने योगों को किया। और लास्ट के जो 2 समय है, उसमें तो उसने उत्कृष्ट योग को ही किया।
इस प्रकार से इसका जो योगों का भाव था वो यहाँ पर बताया है न। चरम और द्विचरम समय में उत्कृष्ट योग को प्राप्त हुआ, फिर अंतिम समय में तद्भवस्त उस जीव के औदारिक शरीर का उत्कृष्ट प्रदेश संचय होता है। तो इस प्रकार से वो पहले जन्म के पहले समय से लेकर के जो उसका भाव का 3 पल्ले का भाव है, उसके अंतिम समय में जो उसका पास औदारिक शरीर के वर्गणाओं का कलेक्शन है, उसको क्या कहा? उत्कृष्ट संचय। किसका? औदारिक शरीर का उत्कृष्ट संचय। समझ में आया आप लोगों को? कुशाग्र? ठीक है, थोड़ा थोड़ा। देशना, प्रणीता भाभी, समझ में आया? ये थोड़ा हमने कर लिया था, लेकिन फिर भी इसको लिया क्योंकि गैप हो गया था।